हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है अंधेर नगरी नाटक का कथा सार। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारतेंदु हरीश चंद्र द्वारा रचित अंधेर नगरी नाटक अत्यंत संक्षिप्त कलेवर का हास्य व्यंग्य से परिपूर्ण एक नाटक है, जिसमें सामाजिक और राजनीतिक परिवेश पर तीखे कटाक्ष किए गए हैं। ये कटाक्ष समय के साथ पुराने नहीं पड़े, बल्कि आज की परिस्थितियों में भी अनुकूल और सटीक हैं। इसके कथानक में कोई विशेष गंभीरता नहीं है। यह एक दृष्टांत के रूप में प्रयुक्त किया गया है, लेकिन फिर भी इसके मूल स्वर में मूल्यहीन, अमानवीय और अराजक व्यवस्था प्रणाली को इस प्रकार प्रकट किया गया है कि शासन की अंध व्यवस्था सामने आ जाती है। विवेकहीन और मूर्ख राजा अपनी पूरी प्रजा के लिए कष्ट का कारण ही नहीं बनता, बल्कि उसके नाश का आधार भी बन जाता है। लेखक ने इस नाटक के आधार पर जन चेतना जगानी चाहिए। अंधेर नगरी नाटक की रचना वास्तव में बिहार के किसी रजवाड़े को आधार बनाकर की गई है। लेखक ने इसे एक ही रात में लिखकर पूरा कर दिया था। रजवाड़े का राजा निकम्मा और नशेबाज है, जिसे राजकाज और जनता की भलाई के बारे में कुछ भी नहीं पता। वह न्याय अन्याय के भेद को भी नहीं समझता। वह मूर्ख, विवेकहीन तथा अस्थिर है। परंपरा से प्राप्त धन दौलत का उपभोग करना ही बस उसे आता है। वह जनता का शोषण करता है और सबको अंधे की लकड़ी से हाँकने का प्रयत्न करता है। इस नाटक में कुल 6 अंग हैं, जो काफी छोटे आकार के हैं। इसमें गद्य पद्यात्मकता के मिश्रण से गति प्रदान की गई है। इसका पहला अंक है, एक महंत जी अपने 2 चेलों के साथ राम भजन करते हुए नगर में प्रवेश करते हैं। उनके शिष्य गोवर्धन दास और नारायण दास हैं। वह भी अपने गुरु के साथ भजन गाने में स्वर मिला रहे हैं। नगर बहुत सुंदर है और वहाँ के लोग संपन्न प्रतीत होते हैं। महंत अपने दोनों चेलों को भीख प्राप्त करने के लिए नगर में भेजता है। गोवर्धन दास पश्चिम और नारायण दास पूर्व दिशा की ओर भीख प्राप्त करने के लिए बढ़ते हैं। गोवर्धन दास महंत जी से आशा भरे स्वर में कहता है कि वह बहुत सी भीख प्राप्त करके लौटेगा, लेकिन महंत जी उसे समझाते हैं कि अधिक लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच ही पाप का मूल है और इससे यश और मान दोनों मिट जाते हैं। आदर सम्मान नहीं रहता और लालची व्यक्ति को नरक के कष्ट प्राप्त करने पड़ते हैं। महंत जी तो भीख में मात्र अनाज प्राप्त करना चाहते हैं। अब हम इसका दूसरा अंक देखते हैं। लेखक ने दूसरे अंक में बाजार का वर्णन किया है, जहां तरह तरह का माल बेचने वाले अपने अपने ढंग से ग्राहकों को अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं। कबाब वाला अपने द्वारा बनाए गए कबाबों की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करता है। मसालेदार भुने हुए चने बेचने वाला घासी राम गा गा कर
अपने माल को बेचता है। उसकी झोली ही उसकी दुकान है। उसके माल को खरीदने वाले सभी वर्गों के लोग हैं। नारंगी बेचने वाली लोगों को अपने ढंग से माल बेचना चाहती है। वह नींबू और संतरा आदि बेचती है। उसके माल टके सेर भाव का है। एक हलवाई जलेबी, गुलाब जामुन, खुरमा, बूंदियाँ, बर्फी, समोसा, लड्डू आदि मिठाइयाँ टके सेर बेच रहा है। वह टके सेर खाजा बेचता है। उसकी हर मिठाई टके सेर है। एक कंजूड़िन धनिया, मेथी, पालक, चौलाई, बथुआ, सरसों, बैंगन, आलू आदि सब्जियां टके सेर बेचती है। और एक मुगल अखरोट, पिस्ता, मुनक्का, किशमिश, आलू बुखारा, नाशपाती आदि को बेचता है। और वह मानता है कि भारतीय लोग दुबले पतले और कमज़ोर हैं, जबकि उसके देशवासी शक्तिशाली और सुदृढ़ हैं। चूरन बेचने वाला विशेष लहजे में चूरन बेचना चाहता है। उसके चूरन का सब पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। वह व्यंग्य का सहारा लेकर कहता है कि उसके चूरन के प्रभाव से रिश्वत जल्दी पच जाती है। महाजन दूसरों का धन हजम कर जाते हैं। पुलिसकर्मी कानून को हजम कर जाते हैं और अंग्रेज तो सारे देश को ही हजम कर गए। मछली बेचने वाली टके सेर मछली बेच रही है, तो धर्म का ठेकेदार ब्राह्मण धर्म का ही टके सेर के भाव से व्यापार कर रहा है। एक बनिया भी अपना माल बेच रहा है। आटा, दाल, नमक, घी, मसाला, चावल आदि सब सामान टके सेर बेच रहा है। गोवर्धन दास सब लोगों से उनके माल का भाव बार बार पूछता है और सबका भाव टके सेर जानकर आश्चर्यचकित रह जाता है। उसे उन्हीं से मालूम होता है कि इस नगर का नाम अंधेर नगरी है और वहाँ का राजा चौपट है। गोवर्धन दास ने अब तक भीख में 7 पैसे प्राप्त किए थे, इसलिए वह हलवाई से 3.5 सेर मिठाई खरीद लेता है ताकि वह अपने गुरु के साथ मिलकर उसे खा सके। अब हम इस नाटक का तीसरा अंग देखते हैं। भिक्षा प्राप्ति के पश्चात महंत जी, नारायण दास और गोवर्धन दास जंगल में परस्पर मिलते हैं। महंत जी और नारायण दास तो राम भजो का गायन करते हैं, लेकिन गोवर्धन दास अंधेर नगरी से प्रभावित होकर उसी का गायन करता है। महंत जी गोवर्धन दास की भारी गठरी देखकर उससे पूछते हैं कि उस गठरी में क्या है, तो वह बतलाता है कि उसमें 3.5 सेर मिठाई है जो उसने भीख में प्राप्त 7 पैसों में टके सेर के हिसाब से खरीदी है। उसके गुरु इस बात पर विश्वास नहीं करते कि मिठाई इतने सस्ते दाम पर मिल सकती है, तो चेला कहता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। चेले की यह बात सुनकर गुरुजी उसे सलाह देते हैं कि उस नगरी में रहना उचित नहीं जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाना मिलता हो। जहाँ हर सफ़ेद वस्तु को समान महत्व का माना जाता हो, वह जगह रहने के लिए उचित नहीं है। कपास और कपूर दोनों ही सफ़ेद हैं, लेकिन दोनों के गुणों में बहुत अंतर है। जहाँ गुणी अवगुणी में पहचान नहीं, वह जगह खतरे से खाली नहीं। कोआ और कोयल दोनों ही काले हैं, लेकिन दोनों के गुणों में बहुत अंतर है। लाल रंग का कड़वा फल इंद्रायण और अनार देखने में चाहे एक से हो, लेकिन पहचानने का विवेक
तो मानव में होना चाहिए। जहाँ इतना सा भी विवेक लोगों में नहीं, वह स्थान रहने योग्य नहीं है, चाहे वह कितना भी धन धान्य और संपन्नता से परिपूर्ण क्यों न हो। ऐसी जगह चाहे 1000 मन मिठाई मुफ्त में मिलती हो तो भी वहां नहीं रहना चाहिए। गुरु की यह बात गोवर्धन दास को पसंद नहीं आती, क्योंकि उसके वहां सुख ही सुख अनुभव होता है। गुरुजी अपने दूसरे चेले नारायण दास के साथ वहां से उसी क्षण चले जाते हैं, लेकिन गोवर्धन दास वहीं रुक जाता है। जाते समय गुरुजी उसे कहते हैं कि यदि कभी कठिनाई आए तो वह उन्हें याद करे, ताकि वह उसकी सहायता कर सके। अब इस नाटक का चौथा अंक देखते हैं। राजसभा में राजा, मंत्री और नौकर आदि सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हैं। राजा नशे में है और उसका सेवक उसे और अधिक शराब पिलाता है। राजा मूर्ख है और सेवक को अकारण सजा देना चाहता है, जो मंत्री की सजगता से बच जाता है। मंत्री उसकी जी हुजूरी करने वाला है। दरबार में उपस्थित सभी लोग मूर्ख हैं, लेकिन राजा तो सबसे बढ़कर मूर्ख है। वह अविवेकी और नीच है, वह बुद्धिमान और डरपोक है। उसी समय एक व्यक्ति दरबार में यह शिकायत लेकर आता है कि कल्लू बनिया की दीवार गिर जाने से उसकी बकरी उसके नीचे कुचलकर मर गई, इसलिए उसे न्याय मिलना चाहिए और अपराधी को दंड मिलना चाहिए। राजा अपनी मूर्खता का परिचय देता हुआ दीवार को गिरफ्तार करने का आदेश देता है, जो संभव नहीं है। इसलिए वह कई लोगों को एक एक कर दरबार में बुलाता है। बनिया, कारीगर, चूना बेचने वाला, भिश्ती, कसाई, गडरिया और कोतवाल को राजा के सामने पेश किया जाता है, तो सभी अपना दोष दूसरे के माथे मढ़ते चले जाते हैं और स्वयं को निर्दोष सिद्ध कर जाते हैं। मूर्ख राजा अपनी मूर्खता का परिचय देते हुए नगर कोतवाल को फांसी की सजा सुना देता है और स्वयं मंत्री का सहारा लेकर वहां से चला जाता है। वह ना तो शिकायत करने वाले की समस्या को समझता है और ना कोई न्याय करता है, ना अपराधी को दंडित करता है और एक निरपराधी की मौत की सजा सुना देता है। अब हम इस नाटक का 5वां अंक देखेंगे। गोवर्धन दास टके सेर के भाव मिठाई खा खा कर बहुत मोटा हो गया है। वह आनंद से जीवन व्यतीत करता हुआ अपने में मस्त है। खाना पीना, सोना और गाना ही उसका काम है। वह गाना गाते हुए उस राज्य की अव्यवस्था का वर्णन करता है कि वहाँ ऊंचे नीचे सभी लोग एक ही तरह के हैं, सब लोग विवेक शून्य हैं, वह बुद्धि से रहित है। पापी और पुण्यात्मा में कोई अंतर नहीं है, पाप पुण्य में वहाँ कोई भेद नहीं है। मूर्ख राजा के प्रति लोग में अंधभक्ति है। वह जो भी करता है वह ठीक ही माना जाता है। राजा ही ईश्वर का अवतार है। उन लोगों का मानना है कि राजा अन्याय कर ही नहीं सकता। सारे देश में अन्याय का बोलबाला है। राजा के कर्मचारी बुरे आचरण वाले हैं, वह तड़क भड़क के रहते हैं। वह सामान्य जनता पर मनचाहा अत्याचार करते हैं, लेकिन राजा उन्हें कुछ नहीं कहता और प्रजा कुछ कह नहीं सकती। वह मनमानी करते हैं कि जिस कारण सारे राज्य में आतंक सा छाया रहता है। जाति पाति का कोई महत्व नहीं है और गाय बकरी को एक ही समान माना जाता है। जो सच बोलता है उसे जूते खाने पड़ते हैं और जो झूठा है वह पदवियां प्राप्त करता है।
सबको एक ही लाठी से हाका जाता है। विवेकहीनता यहाँ तक पहुँच गई है कि वेश्या और पत्नी को समान माना जाता है, उनमें कोई अंतर नहीं है। सर्वत्र धोखेबाज और कपटी लोगों का ही वर्चस्व बना हुआ है। इतना होने पर भी गोवर्धन दास प्रसन्न है, क्योंकि उसे खूब खाने को मिलता है। उसे लगता है कि उसने गुरु जी के साथ ना जाकर बहुत अच्छा किया। तभी 4 सिपाही उसे आकर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि उसे फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। वह उसे बतलाते हैं कि कोतवाल को फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन फंदा बड़े आकार का बन गया है और उसमें कोतवाल की गर्दन पूरी नहीं आती, क्योंकि वह शरीर का पतला है और तुम मोटे हो, इसलिए तुम्हारी गर्दन उसमें पूरी आ जाएगी। और वैसे भी इस राज्य में साधु महात्माओं की ही सबसे बड़ी दयनीय अवस्था है। राजा के न्याय के डर से नगर में कोई मोटा होता ही नहीं, इसलिए फांसी के फंदे में उसी की गर्दन डाली जाएगी। स्वयं का असहाय पाकर गोवर्धन दास अपने गुरु जी को सहायता के लिए चिल्लाता है, रोता है, विलाप करता है, लेकिन 4 सिपाही उसे बलपूर्वक पकड़ कर ले जाते हैं। अब हम इसका 6वां अंक देखेंगे। सिपाही गोवर्धन दास को पकड़कर शमशान ले जाते हैं ताकि उसे फांसी पर लटकाया जा सके। वह रोता और चिल्लाता है, विनय अनुनय करता है, लेकिन सिपाही उसे नहीं छोड़ते। तभी उसके गुरुजी अपने चेले नारायण दास के साथ वहां आ जाते हैं और सारी बात सुनकर उसके कान में धीमे स्वर में कुछ समझाते हैं। वह उसे बतलाते हैं कि इस शुभ घड़ी में जो फांसी चढ़ेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। इसलिए गुरु और चेला दोनों ही उसी घड़ी मरने के लिए जिद करने लगते हैं। चेला अपने गुरु से कहता है कि वह तो सिद्ध है, इसलिए उन्हें गति आगति से कोई मतलब नहीं। गुरु चेले के इस विवाद से सिपाही हैरान हो जाते हैं कि ये दोनों मरने के लिए विवाद क्यों कर रहे हैं। इतने में राजा, मंत्री और कोतवाल वहां आ जाते हैं और गुरु से यह जानकर कि यह शुभ घड़ी है और जो कोई इस घड़ी में मरेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा, कोतवाल और मंत्री स्वर्ग प्राप्त करने की कामना से फांसी के फंदे पर चढ़ने की जिद करते हैं। लेकिन मूर्ख राजा यह कहते हुए फांसी के फंदे तक स्वयं पहुंच जाता है कि राजा के जीवित होते हुए पहले फांसी कौन चढ़ सकता है। निसंदेह अंधेर नगरी में लेखक के विवेक शून्य राज्य के माध्यम से तत्कालीन परिस्थिति को ही व्यंजित किया गया, बल्कि साथ ही साथ उसने प्रभावित शासक, प्रजा और सामान्य आदमी की मूल्यहीन चेतना को यथार्थ के रूप में प्रकट कर दिया। हास्य व्यंग्य के आधार पर अत्यंत गंभीर भावों की वाणी प्रदान करने में भारतेंदु पूर्ण रूप से सफल हुए हैं। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना अंधेर नगरी नाटक के कथासार के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।